Hello, my name is Ashutosh Chaudhary, and today we are going to do the fundamental analysis of the Aurobindo Pharma Limited company. It's a pharma company, and सबसे पहले fundamental analysis क्यों? A fundamental analysis is the most important thing. I think it's a base to understand the company and why to understand the company. हमें job लेनी है, yeah, maybe, but more than it, अगर हम उनके investor बनना चाहते हैं तो कंपनी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And इट्स अ मार्केट प्रैक्टिस की फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस विल डू अ ग्रेट हेल्प. आप काफ़ी मार्केट को समझ सकते हो. ऑफ कोर्स मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल बट आप कैलकुलेटिवली समझ सकते हो चीज़ों को. एंड आई एम न्यू इन टू दिस. मैं पिछले 5-6 मंथ से ये सब पढ़ रहा हूँ एंड कुछ कोर्सेज किए मैंने स्टॉक मार्केट के. बट स्टिल आई एम नॉट अ लिस्टेड एडवाइजरी. इसका मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बी अ लिस्टेड एडवाइजरी आपको सेबी से कुछ रजिस्टर्ड वगैरह होना पड़ता है. तो दिस इज़ जस्ट एजुकेशनल वीडियो. आप इससे सुन के कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले. आप बस देखें कि हाउ वैल्यूएशन फंडामेंटल वैल्यूएशन इज डन. दैट्स इट. प्योर एजुकेशनल वीडियो. आई एम नॉट लाइबल फॉर योर प्रॉफिट और लॉसेस और गेन और एनीथिंग. Okay, that is different. If you want to advise, you should go to some advisory which is listed with SEBI or whatever the legal thing is. I don't know much about that. So let's get started. हाँ, औरोबिंदो फार्मा. अब आप सब ने फार्मा में बहुत सारे कंपनीज के नाम सुने होंगे, बट सन फार्मा, ल्यूपिन, फाइजर, और बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिप्ला एंड डॉक्टर रेड्डीज लैब एंड मेनी मोर. मैंने भी अल्केन 5-6 कंपनी के नाम सुना. औरोबिंदो नहीं सुना होगा एंड इट वॉज न्यू फॉर मी ऑल्सो. बट पिछले कुछ दिन से मैं ऐसे ही उस पर थोड़ा नज़र रख रहा था एंड वो मुझे दिखा. सो शेयर में अच्छी मूवमेंट थी उसकी एंड ऑलमोस्ट 800 रुपये का शेयर था उसका. तो आई सेड कि लेट्स चलो देखते हैं यार क्या कंपनी है. तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस पे आ जाता. तो मैं बार बार भटक रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस क्यों. यू हैव सीन पीपल सेइंग कि यार अपना तो फंडा क्लियर है बॉस, कि अपन MBA करेंगे उसका बिजनेस करेंगे. अपना फंडा क्लियर है, अपने को अरेंज मैरिज करनी है. अपना फंडा क्लियर है कि बात करता है तो कर, नहीं तो जा. ऐसे फंडा मतलब क्या? दैट फंडा इज अ फंडामेंटल. मतलब वो बेसिक चीज़ क्लियर रहना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव सीन कि कंपनी जो है उसका फंडामेंटल इट्स नॉट दैट गुड, बट कंपनी का शेयर ऐसे ही ट्रेड कर रहा है. जैसे अभी आपने वेब सीरीज देखी होगी हर्षद मेहता. आपने देखा होगा कि यार, आपने देखा होगा कि हाँ, आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी इज़ नॉट दैट सॉलिड, बट उसका बैलेंस शीट उतना अच्छा नहीं है, बट वो बूम पे है. तो दिस इज़ समथिंग आपने फंडामेंटल देखना चाहिए. तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं औरोबिंदो के बारे में. और जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करने वाले हैं. तो हम सबसे पहले ना कंपनी का ओवरव्यू पढ़ते हैं कि कंपनी क्या है. बिकॉज कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसे जान लेना ज़रूरी है. अभी अगर मैं आपको बोलूँगा कि विजय माल्या की किंगफिशर में इन्वेस्ट करें, दैट इज़ यूनाइटेड ब्रेवरीज, तो मोस्ट ऑफ अस आप नहीं बोलोगे क्योंकि वो सीन गुड माना जाता है, आपको नहीं करना है. एंड सेकंड थिंग इज़ विजय माल्या का जो क्रेडिबिलिटी है वो भी अच्छा नहीं चल रहा है. उसने डिफ़ॉल्ट वगैरह किया हुआ है. सो दिस इज़ अ वन थिंग कि आप नहीं करोगे ना. दैट इज़ वाई कि हमें फंडामेंटल पढ़ना चाहिए. तो हम ना बेस से पढ़ेंगे कि यार उसके प्रमोटर्स क्या है. प्रमोटर्स मतलब कौन? जिन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश की है. वैल्यूएशन क्या है, कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कहाँ कहाँ करती है, अच्छा इस साल प्रॉफिट है, पिछले 5 साल से क्या करी थी, रेशियोज कैसे है, इंफॉर्मेशन क्या है, मार्केट में क्या हुआ है, एवरीथिंग. एंड आई एम नॉट एड what we say, I am not someone who is वेरी नॉलेजेबल एडवाइजरी पर्सन. बट जितना मैंने सुना है कि मुझे लगता है कि शेयर मार्केट इज़ अ कंपाउंडिंग जो है, जो 8 वंडर वॉरेन बफेट ने बोला है कि कंपाउंडिंग इज 8 वंडर. तो कंपाउंडिंग इफेक्ट में पे करता है. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू टेक यू टू स्काई, ऐसा मुझे लगता है. एंड डे टू डे ट्रेडिंग is not that profitable. This is also my opinion. I am, unless I spend 10,000 hours in this business, which means like 6-7 years, I am still a newbie here. Okay, so start करते हैं. सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू पढ़ते हैं, देन प्रमोटर्स पढ़ेंगे, देन बैलेंस शीट पे जाएंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन बैलेंस शीट, देन कैश फ्लो, देन इन्फॉर्मेशन, रेशियो, पीयर एनालिसिस, सब कुछ पढ़ेंगे एकदम स्क्रैच से. ओके, चलो चलते हैं. सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं औरोबिंदो का ओवरव्यू. सबसे पहले आपने देखा है कि ये कंपनी कब लिस्ट हुई. दिस इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. ओनली इंपॉर्टेंट इज़ कि हाँ, कहाँ लिस्ट हुई. पब्लिक कंपनी बनी थी 1992 में. 1886 में जो राम प्रसाद रेड्डी और नित्यानंदा रेड्डी, इन्होंने कमिट पढ़ लीजिए आप, वो सब पुदुचेरी में जो बनाया था सिंथेटिक पेनिसिलिन, मतलब वो एंटीबायोटिक बनाते थे, बस छोटा मोटा काम था. लेकिन 1992 में उन्होंने सोचा कि इसे लिस्ट किया जाए. लिस्ट किया जाए मतलब
कोई भी जब आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करते हो मतलब इसको पब्लिक कंपनी बनाते हो, अब आपके शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रेड होंगे मार्केट में। ओके, तो आप यहाँ पे नीचे आइए कि इन एडिशन टू द बीइंग द मार्केट लीडर इन द सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, इट हैज़ प्रेजेंस इन की थेरेपेटिक सेगमेंट। थेरेपेटिक सेगमेंट में जो मेंटल थेरेपी लेते हैं, जो इंडिया में काफ़ी टैबू है, उसमें दवाई बनाती है। न्यूरोसाइंस में आएगा वो। कार्डियोवेस्कुलर मतलब आपके जो हार्ट का है वो आएगा। एंटी रेट्रोवायरल्स मतलब बुखार में जो लगता है, फॉरेन में उसको रेट्रोवायरस बोलते हैं। एंटी डायबिटिक, गैस्ट्रोलॉजी एंड एंटीबायोटिक। मैंने एंटी डायबिटिक और न्यूरोसाइंसेस को ये आप जूम में देख सकते हैं, मैंने उनको हाईलाइट किया अलग अलग कलर्स में। सबसे पहली बात की न्यूरोसाइंस की बात करते हैं कि दो थेरेपी लेना, वो सब दवाई खाना, ट्रंक्विलाइज़र खाना इज़ टैबू इन आवर कंट्री, बट आप फॉरेन में जाएंगे तो इट्स न्यू नॉर्मल और इट्स अ नॉर्मल फ्रॉम द ओल्ड टाइम। एंड डायबिटीज़ का ऐसे कि अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ होगा तो आपको पता है कि डायबिटीज़ की दवा कभी छूटती नहीं है। मतलब यू हैव टू टेक इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, लॉन्गर स्पैन, यू हैव टू टेक इट फॉर अ लॉन्गर स्पैन। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। एंड इट्स नॉट लाइक कि आपको क्रोसिन खा रहे हैं, आपको लॉन्ग टर्म के लेना है। एक्रेडिशन, वहाँ में वाई आई पुट हियर द एक्रेडिशन, द ओनली रीज़न बिहाइंड पुटिंग द एक्रेडिशन इज़ कि आप यहाँ पढ़े कि वी हैव 15 स्टेट ऑफ आर्ट फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लोकेटेड इन USA, पोर्तुगाल, ब्राज़ील। ओके, US FDA, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ का लाइसेंसिंग मिलना इज़ इट्स सेल्फ एन अचीवमेंट। आपके ड्रग्स को बहुत सारे प्रोसेस से जाना पड़ता है। अगर आपकी कंपनी वहाँ लिस्टेड है मीन्स कुछ तो आपकी कंपनी में बात है, ऐसी कोई कंपनी लिस्ट नहीं होती। देन है UK MHRA, यूनाइटेड किंगडम का भी ऐसी है। आई डोंट नो अबाउट द ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, कनाडा एंड गल्फ कंट्रीज़ में तो अपनी जाती है। अब नीचे आएंगे कि कंपनी के बारे में और जानते हैं यार। चलो, एक्रेडिशन है, लिस्ट हुई है, एंटी डायबिटिक बनाती है, और जाते हैं ना कि और इसमें हाईलाइटिंग बात है। तो इसमें एक हाईलाइटिंग बात है कि इट्स सेकंड लार्जेस्ट लिस्टेड इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल्स। सिंपल चीज़ है कि देखो यार, कंपनी बहुत बड़ी है, सन फार्मा है, अल्केम है, सिप्ला है, इससे बड़ी बड़ी कंपनी डॉक्टर रेड्डी है और मुझे भी नहीं पता होगी, लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी बाय रेवेन्यू में है, जिसका आपने नाम भी नहीं सुना, उसका रेवेन्यू इतना ज़्यादा है, मतलब कुछ बात है। और पढ़ते ग्रीन में आप देखें, इट्स अ सेकंड लार्जेस्ट जेनरिक कंपनी प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस इन द US। मैंने US नहीं लिखा, इट्स इन US, कि जो US के डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं जेनेरिक क्या है आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इट्स सेकंड लार्जेस्ट जेनरिक कंपनी प्रिस्क्रिप्शन इन द US। मतलब व्हाट, मतलब इंडियन कंपनीज हैविंग दिस काइंड ऑफ अटेंशन इन द US। वाओ, फैंटास्टिक। देन स्ट्रॉन्ग R&D है, आप येलो वाला पढ़ सकते हैं। 1600 एम्प्लॉय है। डेवलपिंग हाई क्वालिटी लो कॉस्ट जेनरिक, फिर जेनरिक बताऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग अफोर्डेबल मेडिसिन, एक्रो, SS मल्टीप्लर, बहुत जगह जाए। अब आप पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं कि बार बार जेनेरिक वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है। चलो पढ़ते क्या लिखा है कि जेनरिक medications typically cost us about 80 to 85% less than the same brand name drug. Okay, generic drug are only cheaper because the manufacturer have not had the expenses of developing the marketing of a new drug. अब क्या लिखा है, ये है बोलने की वजह, ऑफ कोर्स। तो चलो मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ जेनरिक एंड व्हाट इज़ ब्रांडेड। देयर इज़ नो सच थिंग। अब सबसे पहले आप एग्जांपल देख ले, यहाँ आप क्या, मैंने झूम किया, पढ़ सकते हैं। इट्स यहाँ लिखा है ZP200। ओके, उसके नीचे क्या लिखा है, दिस इज एथिकल विच इज़ ब्रांडेड एंटीबायोटिक विथ 20% मैन्युफैक्चरिंग, 20% मार्जिन मैन्युफैक्चर पर DHF, जो एक अच्छी कंपनी ये इसे मार्जिन करती है। इट्स अ ब्रांडेड, ठीक है। ये 20% मार्जिन देती है किसे, सेलर्स को, जो भी आपके लोकल मार्केट मेडिसिन शॉप वाले हैं उनको। ओके, ये है सेपिक्सिम। व्हाट इज सेपिक्सिम, सेम ड्रग वही है, अब ये दूसरी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, इसका नाम है हैलिक्सिम। ओके, और ये भी एंटीबायोटिक है, सेम ड्रग है, और ये देती है 50% मार्जिन। तो आप ही बताइए यार, कोई भी सेपिक्सिम या ZP क्यों पुश करेगा, वो तो चाहेगा ना कि वो हैलिक्सिम पुश करे, बिकॉज हैलिक्सिम इज़ अ जेनेरिक में क्या होता है ना कि इसका कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं होता, ये बस ऐसे ही पुश की जाती है डॉक्टर्स के थ्रू, कंपाउंडर्स के थ्रू एंड मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। समझ रहे हो आप, ऑरोबिंदो इज इनटू जेनेरिक, मतलब भयंकर मार्जिन देता है, दैट्स वाई इसका रेवेन्यू इतना ज़्यादा है। आपको पता भी नहीं होगा, आप ऑरोबिंदो की दवाई खा भी रहे होगे, यू नेवर नो। आप कभी अपनी दवाई प्रिस्क्रिप्शन चेक करें, मे बी इट इज़ मेड बाय, मतलब डायबिटीज़ नहीं होगा आपको, न्यूरोसाइंस के डिसीज़ भी नहीं होगा, और हो गए भी तो इट्स नॉर्मल, बट आप चेक करें। ओके, अब प्रमोटर्स के बारे में आते हैं। अब
बहुत से लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होंगे, उन्हें नहीं पता होगा प्रमोटर्स क्या है। तो जो सब वर्ड बोलते हैं प्रमोटर्स, जो प्रमोट करते हैं मतलब कंपनी कौन फॉर्म करते हैं। अब आप बोलोगे कि यार भाई प्रमोटर्स के बारे में क्यों बता रहा है, सेम ओल्ड थिंग यार। विजय माल्या डिफ़ॉल्टर आदमी है, नहीं करो देंगे ना किंगफिशर यूनाइटेड ब्रेवरीज का, सेम इनका भी तो पढ़ना चाहिए ना कि कंपनी कैसे। अरे आप लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए इनको पैसा दोगे 10,000 20,000, अगर कंपनी भग गई प्रमोटर डिफ़ॉल्टर रहे तो नहीं, सेंस नहीं बनता। अपना पैसा यार, पूरा एनालिसिस करेंगे प्रमोटर्स का भी। तो ठीक है, राम प्रसाद रेड्डी एंड नित्यानंद रेड्डी इट हैज स्टार्टेड ऑपरेशन इन पुदुचेरी। ठीक है, लाइफ स्टोरी इज नो लेस देन अ ट्रियम्फ। ओके, हम्बल बैकग्राउंड जो है, वर्नाकुलर एजुकेशन इन आंध्र प्रदेश। ओके, पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीज भी थी, अरे बाप रे, नॉट सो डिस्टेंट पास्ट। ओके, ग्लोबल रिकॉग्निशन। हाउ ऑफन डू यू मीट एन एंट्री लेवल परचेज डिपार्टमेंट क्लर्क टर्न स्मॉल टाइम केमिकल ट्रेडर हु वेंट ऑन बिकम अ फार्मा बिलियनियर। ओके, ये हम पहले क्लर्क थे एंड फार्मा हम्बल बिगनिंग, मतलब ओके। देन यहाँ पे मैंने एक चीज़ को ये किया है हाईलाइटेड, विच इज़ सेबी इम्पोजेस 23 करोड़ फाइन ऑन औरोबिंदो प्रमोटर्स एंड रिलेटेड एंटिटीज फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। ओके, दिस इज़ अ कंट्रोवर्सी। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए औरोबिंदो फार्मा पे 30 करोड़ का फ़ाइन लगाया था 2018 और 19 में। व्हाट इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या होता है ना, ओके मैं बता देता हूँ कि आपको कुछ चीज़ की पता होती है बिकॉज यू आर इनटू मैनेजमेंट। आपको पता है कि आप किसी से डीलिंग करने वाले हो, क्या आने वाला है, तो आपको पता है कि आपकी शेयर प्राइस बढ़ने वाले, तो आप अंदर से स्क्रिप्ट में कुछ सेटिंग करते हो, आप अंदर से खुद के शेयर लेते हो। तो इन्होंने क्या किया था ना, इनकी पफाइजर जो है विच इज़ ऑल्सो अ ब्रांड, तो उनके साथ उनकी डील होने वाली थी, तो उनको पता था कि शेयर प्राइस आगे बढ़ेंगे, तो इन्होंने कुछ तो भी अंदर के अंदर स्क्रिप्ट का कुछ तो भी किया एंड इनसे भी इनको 23 करोड़ का फाइन ठोका। मतलब इन्होंने 15-20 करोड़ की हेराफेरी की, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग इन माई ओपिनियन। इवन आई डोंट नो कि ये कितना सीवियर प्रॉब्लम है, ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना देखें, आप भी बताएं। चलो अब आते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज़ कॉल्ड एज लेखा जोखा। ये है आपके अकाउंट्स एंड हम देखेंगे। देखो यार, इतना सारा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने किससे मतलब है, सेल्स। सेल्स क्या, कितना कमा रही है, ओके और ये सब करोड़ में फिगर है। तो आप सबसे पहले आ जाइए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट, ये आपको यहाँ मिलेगा। ओके, ये मिला आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी ये, ओके इसको मैं हटा देता हूँ अब, ये हट गया। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, ये है मार्च 2016 से देखते, इट्स 13,549 करोड़, फिर हुआ 14,664, फिर 16,000 हुआ, देन 19,000 हुआ एंड देन 22,736 इन दिस क्वार्टर। मतलब देखो यार, ग्रोथ है, कुछ तो बात है, पैसा अच्छा कमाती है कंपनी। ठीक है, एक चीज़ में क्लियर हो गई है। उसके बाद मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ। अब एक्सपेंस वो अपने काम का नहीं है कि कैसे एक्सपेंस हुए, अब अपने को देखना है सीधा प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स। देख लो एक बार कि टैक्स देने से पहले कंपनी जो है भाई इतना इतना कमा लेती है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स कंपनी इतना इतना कमा लेती है। उसके बाद गड़बड़ हो रही है यार, उसके बाद हम आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, उसके बाद कुछ काम का नहीं। अब सीधा देख लो कि आप कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एंड लॉस देख लो। चलो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स मैंने आपको टिक दिखाया था, वो भी आप देखो 2742। हम जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। ओके ओके, तो 2742, 3055, 3238, 3088, 3758, मतलब 3088 जो है विच मीन इट इज़ इन मार्च 19 में 3088 था एंड थोड़ा सा कम हुआ है एंड देन इट्स परफेक्टली डूइंग फाइन। अब आ जाते हैं हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पे। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस विच मीन्स, देखिए आप, मैं एक एक पॉइंट कर रहा हूँ, 2830, 2364, 2423, 2301, 2205, या आप 2205, मतलब फिर से राइट हैंड साइड से पढ़े। 2016 में 2205 था, देन 2301 हुआ, देन 2423 हुआ, देन 2364 हुआ, देन 2830 हुआ। मतलब यार हमेशा ही तो पड़ा है, मतलब चलो ये जो है इसमें कंपनी पार कर गई है। ओके, इसको रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर, दिस इज द लास्ट लाइन। ओके, अर्निंग पर शेयर मतलब क्या होता है ना, कि आपका जितना कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, उसको अपन टोटल शेयर से डिवाइड करते हैं यार, जितने शेयर, तो पर शेयर जो है अगर 48 रुपीज़, 40 रुपीज़, 4139, मतलब अगर आपके पास 100 रुपये होते तो आपने 4800 रुपीज़ कमाए। आपके पास 1000 शेयर होते तो आपने
₹48,000 कमाए, तो EPS इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन। प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार फिर देख लेना है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस में अपन में अपर लिमिट में देखना है हमें क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स देख सकते हैं, या फिर सबसे आखिरी में, ये जो आखिरी में है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर MI एंड एसोसिएट, मतलब उनके कुछ कंसोलिडेटेड मतलब सारे कंपनियों के आगे मिल गए। ओके, इट्स गुड। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस में पार हो गई कंपनी। अब बैलेंस शीट थोड़ा नीचे हो गया। ओके, फिर से बैलेंस शीट में आप सबसे पहले पता है कि क्या देखना है। बैलेंस शीट में ऑलवेज गो फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। और देखिए मार्च 16 से देखिए आप रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस मार्च 16 से देखिए, ये देखिए पॉइंट करते जाओ, 6087, 8377, 9923, 11293, 12966, ये भी बड़ा है, और ऑल्सो इट इज़ इन क्रोड्स। तो कंपनी चंगा कर रही है, काफ़ी अच्छा कर रही है। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी देखने की ज़रूरत नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी में एक चीज़ रिमार्केबल है जो हम देख सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है। इट्स फिक्स लाइबिलिटी, मतलब जो लंबे पीरियड के लिए होती है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो आप देखें कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या किया ना, कि पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखे यार आप इनकी, कि मार्च 16 में 334 थी, उसके बाद 118 हुई, बाद में 000। वाओ, कितनी अच्छी बात है। इनकी कोई बड़ी उधारी ही नहीं है, ये 3 साल में ये कंपनी की कोई बड़ी उधारी है ही नहीं, विच इज़ इट्स सेल्फ यूज थिंग मैन। छोटी छोटी उधारी तो हम पे कर देते, लोन वोन बड़े बड़े है ही नहीं। मतलब कंपनी अब हो रही है आत्मनिर्भर। मोदी जी को पसंद आ गई है शायद कंपनी, कूल। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, ठीक है, वो भी देखने की बात नहीं। करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट जो है हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि हम रेशियो पढ़ने ही वाले हैं। तो बैलेंस शीट वाइज भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कुछ बताने लायक है क्या? नहीं, कंपनी का सब चंगा है। अब आते हैं हम रेशियोज़ पे आ जाते हैं, ठीक है। हम रेशियोज़ में है कि रिटर्न ऑन नेट वर्थ अपॉन इक्विटी। तो ये जो पहला रेशियो है ना, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब क्या? कोई बोलते हैं कि भाई अंबानी का नेटवर्थ इतना है, तो कंपनी का नेटवर्थ देखो कि कंपनी के जो सारे एसेट्स है उसमें से अपन ने अगर लाइबिलिटीज़ माइनस कर दी आउटसाइडर की, ठीक है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, दैट इज़ कंपनीज नेटवर्थ। और उसको अगर अपन इक्विटी शेयर से डिवाइड करें, या फिर नॉर्मली अगर मैं इजीली बताऊँ कि आपको अगर सादे लैंग्वेज में बताऊँ, तो ये हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें रिटर्न ऑन नेटवर्थ में हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स निकाल रहे हैं। ओके, तो नेट प्रॉफिट जो था, जो हमने कंसोलिडेटेड में देखा था, ठीक है, मैं आपको फिर से ऊपर ले जाता हूँ। आप कहाँ मिलेगा आपको नेट प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये देखिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2870, 3350, 2247, 2301, 2025। इसे अगर हमने कहा है टोटल प्रॉफिट को इक्विटी शेयर से डिवाइड किया, तो हमें आता है कि हमने कितना शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया। जो टोटल प्रॉफिट, देखो यार सिंपल चीज़ है, टोटल प्रॉफिट लो कितना हुआ कंपनी को, फेंको सारी चीज़ें बाहर और देखो कितने इक्विटी शेयर है, मारो डिवाइड। हाँ तो ठीक है भाई, फिर से चालू करें राइट हैंड साइड से। पहले साल में 27% दे दिया था हमने रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर को, फिर 24 दिया, फिर 20 दिया, 17 दिया, 16 दिया। ओके, जब तक ये 12% से ज़्यादा है ना, तो मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर अगर एक इक्विटी शेयर, मतलब ऐसी बात हो गई कि यार आपने 1000 रुपये लगाए ना, या 100 रुपये लगाए ना, तो आपको 27 रुपये मिले, फिर 24 मिले, फिर 20 मिले, फिर 17 मिले, फिर 16 मिले, बट ठीक है ना, 100 रुपये पे 16-17 इतना ही रिटर्न मिलता है आपको। अब सेकंड है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अभी अपने पहले में क्या देखा, नेटवर्थ, ये इक्विटी शेयर होल्डर का हो गया। अब देख रहे कि टोटल ओवरऑल में कंपनी क्या कमा रही है। इसमें भी क्या करेंगे ना, जो कंसोलिडेटेड का टोटल रेशियो बहुत सिंपल रहते हैं बाबा। क्या करने का ना, गाड़ी जा रही है जाने दो, हाँ, क्या करने का ना कि अपना टोटल प्रॉफिट लेने का, कंसोलिडेटेड में जो प्रॉफिट लॉस दिखना, आग बंद करके लेने का। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना कैपिटल लगा है, तो जितना शेयर का वैल्यू था प्लस जितना उधारी था उसको ऐड करने का, टोटल प्रॉफिट को ऊपर रखने का, नीचे शेयर का वैल्यू प्लस उधारी का वैल्यू डिवाइड मार देने का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ में क्या किया अपन ने कि नेट प्रॉफिट तो लिया, उसके बाद क्या सिर्फ शेयर होल्डर्स का वैल्यू डिवाइड किया। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या करेंगे, प्रॉफिट के नीचे शेयर होल्डर का भी वैल्यू लेंगे, और जितना लॉन्ग टर्म उधारी था, जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी का कितना कम होते जा रहा है, तो हमने जब
फिर से एक सेकंड, फिर से जब हमने देखा कि वहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग बहुत कम हो रहा था, फिर से आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे जाइए, तो कैपिटल में अगर ऐसा है कि टोटल कैपिटल में पहले बार आपने 100 रुपये लगाया तो फिर 25 रुपये मिला, फिर 32 रुपये मिला, फिर 26 रुपये मिला, फिर 23 रुपये मिला, 23 रुपये मिला। चलो अच्छा है ना यार, कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी का काफ़ी माशाल्लाह है। अब रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट में भी क्या करने का ना, कुछ नहीं, कंसोलिडेटेड का रेशियो में सिंपल है बाबा, प्रॉफिट जरूरी है ना। क्या करने का, रिटर्न ऑन एसेट में अपन क्या देखते हैं ना कि अपन देखते कि यार मैंने सपोज औरोबिंदो फार्मा का ओनर बोलेगा, सीईओ बोलेगा कि यार मैंने 4 लाख की मशीन लाई और 25 लाख का प्रॉफिट लाया कमाया, तो देखते ना कि मेरा शेयर का जो मेरा मशीन का 1 रुपया उसने कितना दिया, तो 25 लाख को 4 से डिवाइड करोगे तो वो आएगा ऑलमोस्ट 6.25 वगैरह। तो मतलब 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट में आपको 6.25 रुपया मिल रहा है। दिस इज़ रिटर्न ऑन एसेट। तो रिटर्न ऑन एसेट में क्या करने का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है उसको डिवाइड बाय जितना भी आपका टोटल वैल्यू ऑफ एसेट है ना उससे डिवाइड कर देने का। तो आपको पता चलेगा कि आपका शेयर का मतलब शेयर बोल रहा हूँ मैं, आपके एसेट ने कितना रुपया कमाया है। ओके, तो फिर से राइट हैंड से चलिए, 12.72, 14.16, 11.48, मतलब 1 रुपये का आपने एसेट इसमें डाला होता तो आपको 12 रुपये मिले रहते। इसमें 1 रुपया, इसमें 100 रुपये नहीं है, इसमें अगर 14 डाल, इसमें 14 मिले रहते 2017 में, 2018 में 11 मिले रहते, 2019 में 8 रुपये मिले रहते, 2020 में 9 रुपये। वाह वाह, कोरोना टाइम में 1 रुपये पे 9 रुपये कौन देता है बाबा। देन करंट रेशो, करंट रेशो क्या है ना, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट भी बता देता हूँ जस्ट इन केस आपको नहीं पता होगा। करंट एसेट मतलब ऐसे एसेट जो आपको 1 साल के अंदर आपको उसका कैश मिलने वाला है, और करंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जिसको आपको 1 साल के अंदर पे करने का, मतलब छोटी मोटी, जैसे आपका कोई छोटा मोटा उधार है, उधार लेके जाते होंगे दवाई इनसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको 1 साल में दे देते होंगे ना, आपको देना पड़ेगा, कब दोगे भाई, तो दैट इज़ करंट एसेट। तो करंट एसेट जो करंट रेशो होता है ना वो कब 1 से ऊपर रहना चाहिए, लेकिन अगर 2 रहता तो बहुत अच्छा रहता। तो दिस इज समथिंग, ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मतलब मेरे एनालिसिस के हिसाब से। आप लोग भी अपना देखें, थोड़ा स्टडी करें कि वन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थोड़ा अच्छा रह सकता था ये। तो करंट रेशियो मुझे एक थोड़ा एक निगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं, निगेटिव नहीं मतलब हाँ थोड़ा कमज़ोर है। उसके बाद है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में जो नंबर दिए ना, फिर से आप राइट हैंड से देखिए, 3.40, 3.44, मतलब कि कितने बार इन्वेंट्री बेच के फिर खरीद रहे हैं। मतलब इन्वेंट्री का एक लिए लगता है आपको, माल लगता होगा ना इन लोग को, बोलस लगते होंगे, कैप्सूल लगते होंगे, दवाई के डब्बे लगते होंगे, बॉक्सेस लगते होंगे, तो इनका 3.3 बार होती है। फिर से राइट हैंड साइड से चालू करिए आपके, तो 3.4, 3.4, 2.8, 2.73, तो उतना इन्वेंट्री इनका सोल नहीं हो रहा है। 4 से 6 तक अच्छा रेशो रहता है, बाकी का शेयर कम, बाकी के जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का रेशो है। तो ये 2 रेशो है, करंट रेशो एंड इन्वेंट्री रेशो, वो मुझे थोड़े से कमज़ोर लगे। बाकी तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर का था वो भी परफेक्ट था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल पैसे पे कितना प्रॉफिट कमाया वो भी परफेक्ट था। एंड एसेट का तो माशाल्लाह है, सॉरी, ठीक है। अब आते शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब आप बोलोगे कि भाई अब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बता के क्यों भगा रहा है हमें, इससे क्या पता चलेगा कंपनी का। तो यार आप देखो कि ये मैंने सिर्फ 2019 का लिया है, 2019 2020 में, कि प्रमोटर्स मतलब कौन, रेड्डी साहब, ओके, एंड उनके भाई ले वाले जो भी होंगे वो लोग, ठीक है। तो जब प्रमोटर, सपोज आप हो, आपका नाम है समीक्ष, ओके, या राहुल, जो भी होगा, तो आप हो समीक्ष, आपकी कंपनी है। अब आपकी कंपनी में अगर आपका 52% स्टेक है, मतलब आधे से ज़्यादा नुकसान भी आपको होगा तो आपको ही झेलना है, प्रॉफिट भी होगा तो आपको झेलना है, तो आप कंपनी में इन्वेस्टेड रहोगे। ओके, दिस इज़ द थिंग मैन। अगर प्रमोटर स्टेक 50 से ज़्यादा मतलब प्रमोटर्स को कंपनी में ट्रस्ट है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है। देन प्लेज इंटरेस्ट जो है वो इतना मैटर नहीं करता है। देन FII और FPI, ये है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो आप देखेंगे अगर दिसंबर 19 से सितंबर 20 तक इसमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जैसे JP मॉर्गन स्टैनले और भी पता नहीं, हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में जो भी है उनका 22% स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर आपके कंपनी में इन्वेस्टेड है तो वो सिर्फ आपको पैसा नहीं देते, उनका रिसर्च, उनका नॉलेज, एंड इट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग मैन कि आपकी कंपनी में फॉरेनर्स जो डॉलर्स में कमा सकते हैं वो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उनको कुछ बात दिखी ना यार। और डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी एकदम अच्छे 15-17% है, मतलब बड़ी बड़ी इंडियन कंपनी जैसे मुथूट फाइनेंस, HDFC वगैरह, या फिर जो भी हो गए, तो
इन्होंने भी इनको एकदम 17% किया, तो ये भी बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है यार अपना औरोबिंदो के लिए। अब आते हैं कि 2020 में कोरोना का बिजनेस देख लेते हैं। अगर हमने पहले देखा था कि ओवरऑल 5 साल का देखा था कि अब कोरोना का ये स्लाइड डालने की, ये पोस्ट डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज इट्स द फार्मेसी सेक्टर। ये कोई सर्कुलर सेक्टर नहीं है सिलेंड्रिकल की, सिर्फ पैसे रहे, इकोनॉमी अच्छी रही तभी अच्छा करता है। कोरोना में और नो कोरोना ये हमेशा चलेगा। और इनका जो सेक्टर है जेनरिक, पहले इनका अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं ये लोग, एंड सेकेंडली प्रॉफिट के साथ साथ इनका मार्जिन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इनका मार्च में सेल था ये भी करोड़ में 6,158 करोड़, जो जून में हो गया 5,924 करोड़, थोड़ा कम हो गया जून क्वार्टर में। देन अगेन सितंबर क्वार्टर में जब सब कुछ खुला हो गया तो इट इज़ 6,483 करोड़। अदर इनकम भी इन्होंने कमाई है, कुछ कंसल्टेंसी वगैरह दिया होगा, तो टोटल इनकम भी आप देखें, राइट हैंड से देखें लेफ्ट हैंड से देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ ही रहा है। ईबिट, व्हाट इज़ ईबिट? ये रहा ईबिट। तो आप पूछोगे भाई ईबिट क्या है? ईबिट का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सीधे लैंग्वेज में आपकी कमाई जो है टैक्स पे करने से पहले, और इंटरेस्ट मतलब अगर आपका कुछ उधारी देने से पहले आपने इतना कमा लिया, मतलब ऐसा हो गया कि इतना मैंने कमा के लाया है, अब बस भाई मेरे को उधारी का थोड़ा सा इंटरेस्ट देना बाकी है, और जो टैक्स मैं इनकम टैक्स देता हूँ वो देना बाकी है, मतलब इट्स अ गुड थिंग। तो ईबिट अच्छा है। अब नेट प्रॉफिट पे आ जाइए। 826 का सिर्फ सितंबर क्वार्टर में उन्होंने 826 का कमाया था, जून क्वार्टर में उन्होंने 792 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, और मार्च क्वार्टर में 868 का प्रॉफिट कमाया था। मतलब कोरोना से भी इन्होंने अभी तक 8 और 7 कितने होते हैं यार, 15 और 8 होते होंगे, 23 वगैरह, मतलब 2300 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुके हैं 9 महीने के अंदर, चौथा, और अभी दिसंबर क्वार्टर का आना बाकी है। मतलब ओवरऑल एक साल में 2700-2800 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। इट्स अ गुड थिंग मैन। ओके, अब पियर्स इनको, पियर्स मतलब क्या? वही जिनका आपने नाम सुना और बेचारा औरबिंदो का नहीं सुना। तो पियर्स इनको में आप सिर्फ देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए पहले, ठीक है? तो औरबिंदो का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 49954, मतलब 50,000 करोड़ का। वही अब सन फार्मा, डिवीजन लैब, डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला, सिप्ला का देखे, और मैं सिप्ला और सिप्ला का 60,000 है, औरबिंदो का 50,000 है, विच इज़ गुड। बट आप सेल्स करें, सेल्स मतलब कितना पैसा कमाया, तो इस 2020 के क्वार्टर में औरबिंदो ने कमाया था 13,226 करोड़। सन फार्मा इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 12,531 करोड़। डिवीजन लैब इतना बड़ा, इतना सादा मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,310 करोड़। डॉक्टर रेड्डी इतना बड़ा नाम, आपके उसके ड्रॉप यूज़ करते होंगे, 11,850 करोड़। सिप्ला 12, ओके, नियर अबाउट टू औरबिंदो फार्मा 12,659 करोड़, ठीक है। अब सेल्स हो गया, तो चलो पैसे की बात करें, सेल्स तो कमा लिया। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो औरबिंदो का नेट प्रॉफिट था 1872, जबकि सन फार्मा का था 3211, डिवीज़न लैब का 1372, ठीक है, ये कम है। इवन डॉक्टर रेड्डी जिनका सेल हमसे कम रहने के बावजूद उनका प्रॉफिट हमसे ज़्यादा है। सिप्ला का जो है हमसे सेल कम रहने के बावजूद सिप्ला का प्रॉफिट 2318 है, जबकि हमारा औरबिंदो का 1872 है। तो क्या सिप्ला औरबिंदो से अच्छी कंपनी हुई क्या? नो। पीई रेशियो, जो प्राइस अर्निंग रेशियो होता है ना, वो हम बात करेंगे। प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब क्या होता है ना, कि वो कम रहना चाहिए, पहली बात तो वो रेशियो। प्राइस अर्निंग का मैं अच्छे से बताऊंगा आपको अंदर, कि जब आप उसको कैसे डिवाइड करोगे और क्या करोगे। तो जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ना, वो सिप्ला का इट्स नॉट गुड। औरबिंदो का जो पी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो अब बोनस वाले स्लाइड में आते हैं। सिप्ला सिप्ला वाला डिस्कस कर ले क्या? ठीक है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो का क्या रहता है ना, कि आप जब अब कैसे बताऊँ मैं आपको, कि हाँ, जो आपके शेयर का मार्केट प्राइस है, ठीक है, अभी आपका शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है, जैसे हमने देखा 852 रुपीज़ का आप औरबिंदो का देखे, ठीक है, और अर्निंग पर शेयर जो हमने देखी थी कि कितना अर्न करता है, 40 रुपया। तो 852 / 40, दैट इज़ प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये आपको दिखाता है कि ईपीएस और एमपीएस का क्या रिलेशन है, तो इन्वेस्टर को कितना लग रहा है। तो जो ये प्राइस अर्निंग रेशियो है ना, वो कम होना चाहिए, मतलब कि आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो ज़्यादा होना चाहिए, या फिर मतलब बेस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है।
तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा वो अगले वीडियो में। लेकिन सिप्ला का जो प्राइस अर्निंग है वो उतना अच्छा नहीं है। अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। आप देखिए कि ये लास्ट प्राइस वाला जो है, आप इसे देखिए। औरोबिंदो फार्मा का 852 पे शेयर ट्रेड कर रहा है, सिप्ला का 746 पे ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स मार्केट प्राइस औरोबिंदो की ज़्यादा है, अर्निंग पर शेयर भी औरोबिंदो का ज़्यादा है। दैट्स वाई औरोबिंदो का प्राइस अर्निंग कम है, जो कम ही रहना चाहिए, सिप्ला का ज़्यादा है। तो सिप्ला भले ही सेल्स में अच्छा हो, सेल्स में तो कम ही है, नेट प्रॉफिट में अच्छा हो, बाकी और ऑल चीज़ में अच्छा हो, बट प्राइस अर्निंग में सिप्ला को एक 1 नॉच लोअर रखूँगा मैं। ठीक है, एक बोनस न्यूज़ पढ़ते हैं यार कि औरोबिंदो फार्मा इज रेडी टू मैन्युफैक्चर कोविड-19 वैक्सीन फॉर अदर्स। दिस इज़ समथिंग वेरी ब्रेव मूव। मतलब हम खुद के लिए तो बनाने ही वाले हैं, हम आपको भी बना के दे देंगे भैया। मतलब भाई कंपनी के जो रिज़र्व है वो तगड़े है, प्रॉफिट मस्त है, मस्त यूज़ करने का है। ठीक है कि देर विल बी इन एडिशन टू ऑन एफर्ट टू डेवलप वैक्सीन। कंपनी सेट की वो 200-250 करोड़ का तो दूसरों को बना के देगी, ये अभी तक किसी ने नहीं बोला है, क्योंकि भाई इसके लिए चाहिए जिगरा। आपको पता है जब मेडिसिन कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें करोड़ों, मतलब 12-13 हज़ार, कम से कम 20,000 करोड़ रुपए चले जाते हैं। मतलब आपका एक साल का पूरा सेल, प्रॉफिट नहीं सेल चला जाता है, मतलब एक साल पीछे चले जाओगे। तो इट्स रिस्की जॉब। और औरोबिंदो बोल रहा है इतना छाती ठोक के कि चलो मैं करता हूँ, मुझे सब आता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, इससे भी बूम मिलेगा। तो कैश फ्लो एनालिसिस भी कर लेते हैं इसका, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कैश फ्लो एनालिसिस क्यों करा जाता है। कैश फ्लो एनालिसिस में हम देखते हैं कि इनके पास कितना कैश आया, कितना कैश गया। ओके, तो जस्ट बिकॉज कैश फ्लो नेगेटिव है, इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी के प्रॉफिट नहीं कमा रही है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, आपका प्रॉफिट बुक में होता है, लेकिन आपके पास कैश आने की रहती है। और इतनी बड़ी कंपनी कैश में डील नहीं करती, कैश में छोटी मोटी चीज़ें। ओके, तो सिर्फ ज़्यादा कहीं मत जाइए, आप सिर्फ देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर। तो लेफ्ट हैंड से चालू करते हैं। मार्च 20 में 68 था, देन बिगिनिंग में, एंड में 59 हुआ। मार्च 19 में 239 था, एंड में 68 हो गया। इधर निगेटिव था 130 154 बिगिनिंग, लेकिन एंड में फिर पॉजिटिव आ गया 18 में। मार्च 17 में 283 था, देन निगेटिव आ गया। ओवरऑल कैश फ्लो एटलीस्ट भले ही 50-60 करोड़ हो, लेकिन काफ़ी स्मूथ है। कैश प्रॉफिट भी है कंपनी के पास, ये भी बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। इतना सब बता रहा था ब्रोकरेज हाउस की टीम। वैसे मैंने जहाँ से ये थोड़ा बहुत सीखा है, उन्होंने बोला है कि अगर ब्रोकरेज हाउस को इतना पता होता है शेयर इतना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो वो खुद क्यों नहीं कर लेते करोड़ों की डील, आपको क्यों बताते। बट स्टिल मैं कौन होता हूँ। तो मैं बोला चलो ये लोग भी तो बड़े लोग हैं। इन्होंने बोला है बाय, टारगेट इस 980, मोतीलाल ओसवाल जी ने बोला है। एंड शेयर खान बोल रहा है कि इन्हें बाय कर लो 1040। करंटली औरोबिंदो फार्मा का शेयर ट्रेड कर रहा है 852.55 पे। जो भी डेट ना भी ये वीडियो अपलोड होगा आप देखोगे। थोड़ा पॉज लेते हैं, यहाँ से गाड़ी जा रही होगी। हाँ, 852.55 पे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसे करो, ये ब्रोकरेज हाउस बोल रहे हैं। आप सर्च करें कि औरोबिंदो फार्मा ब्रोकरेज टिप्स, तो आपको मोतीलाल ओसवाल एंड शेयर खान का आ जाएगा। एक जन बोल रहा है 980 जाएगा, एक जन बोल रहा है 104 जाएगा। उनके पास सही में अच्छा एनालिसिस होंगे और वो रजिस्टर्ड भी होंगे सेबी के साथ। मैं कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा एजुकेशन चल रहा है। एंड दिस इज़ हाउ मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया। दिस इज़ फर्स्ट वीडियो, आई माइट हैव मिस सो मैनी थिंग्स, बट थैंक यू सुनने के लिए। एंड फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि डिसीज़न जो है वो आपका है, इन्वेस्ट करना नहीं करना। मैं आई एम जस्ट स्टूडेंट, दिस इज जस्ट एजुकेशनल वीडियो। कैसे फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल फंडामेंटल मैनेजमेंट समझा जाए, मैं भी समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आई डोंट नो, मेरे 13 ही सब्सक्राइबर है आई गेस। तो ओके, थैंक यू।